नमस्कार, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के इस विशेष पॉडकास्ट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशील और आज एक विशेष परिचर्चा में हम हिस्सा लेंगे जिसमें विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका ग्रामीण इस विषय पर, इस बिल पर जो कि अब कानून बन चुका है, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं मशहूर अर्थशास्त्री और विकास के अर्थशास्त्री जिन्हें कहा जाए, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और कई विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर रहे, विभागाध्यक्ष रहे, प्रोफेसर एपी तिवारी जी। सर, इस विशेष पॉडकास्ट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जो विकसित भारत जी राम जी यानी विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, इस योजना की, इस बिल की, इस विधेयक की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसी क्या आवश्यकता थी और ये किन चीज़ों की गारंटी देने जा रहा है? क्या ख़ास है इसमें? देखिए, मनरेगा के नाम से ग्रामीण विकास और रोज़गार के लिए ख़ास तौर पे रोज़गार की गारंटी का कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन इसमें काफ़ी खामियां पाई गईं। ख़ास तौर पर देखा जाए तो जो इसमें पारदर्शिता का अभाव था, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, साथ ही साथ जवाबदेही नहीं थी, और जो अध्ययन बताते हैं कि बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार भी व्याप्त होने की गुंजाइश रही और भ्रष्टाचार हुआ, जिसके चलते इसका जो बुनियादी मकसद था कि जो गांव के गरीब हैं, जो सीमांतित लोग हैं, उनको रोज़गार की गारंटी देना, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। इसके चलते हाल ही में इसमें जो बदलाव लाए गए, उनको जानने के पहले ये उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है कि मोदी सरकार की जो आर्थिक नीति में बुनियादी परिवर्तन किए गए हैं, जिनको आर्थिक सुधार कहते हैं, उनमें एक प्रकार से आमूल चूल परिवर्तनों को समावेशित किया गया है। जैसे योजना आयोग का नाम नीति आयोग हुआ, वो एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन था। लेबर लॉज में परिवर्तन किए गए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ग्रामीण विकास और रोज़गार को गारंटी देने वाला जो कानून पहले से चल रहा था, उसमें खामियां थीं और उन्हें ठीक करने के लिए ही एक नए अवतार में गांव के लोगों, ख़ास तौर पे गरीब और जो विपन्न हैं, जो उनके लिए ये कानून नया लाया गया है। नया एक ये मॉडल लाया गया है। ये बहुत दूर तक गांव विकास को आगे ले जाने वाला साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक लेमैन के तरीके से अगर हम देखें सर, तो इस रोज़गार से एक जो आम गांव में रहने वाला व्यक्ति है, एक किसान है, एक खेतिहर मजदूर है, और कुल मिलाकर के जो गांव है उसकी अर्थव्यवस्था को और उस व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, जैसा मैंने अभी इस बात का जिक्र किया कि जहाँ तक जो गांव का मजदूर वर्ग है, जो कह सकते हैं खेती किसानी का काम करता है, साथ ही साथ उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी आमदनी उतनी नहीं होती है। तो एक तरफ ये रोज़गार की गारंटी देने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला कानून है। साथ ही साथ मज़दूरों को मजदूरी समय से मिले, समुचित मिले, और केवल कागज़ पर कह सकते हैं जो पहले से काम होता रहा, वो धरातल पर सही मायने में काम संचालित हो, काम मूर्त रूप ले, इसके लिए ये इसकी लाई गई है, या कह सकते हैं ये नया कानून बनाया गया है। जी सर, हमने देखा कि 20 वर्षों के दौरान जो है काफ़ी भारत के अंदर बहुत चेंज हुए, न सिर्फ सरकारों में बल्कि तकनीक को लेकर के, पारिस्थितिकी को लेकर के बहुत सारे परिवर्तन हुए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। जो 4 प्रमुख हिस्से इस बिल के अंदर, इस कानून के अंदर लाए गए हैं, उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव का है उसको मजबूत करने, और जल शक्ति, जल प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत इससे लगातार दो चार हो रहा है, बहुत से हिस्सों में सूखा पड़ रहा है। तो एक तो जल प्रबंधन किस तरीके से मजबूत होगा, गांव में जो क्लाइमेट रेजिलियंस की बात होती है, जो पारिस्थितिकी से सहयोग करते हुए जो काम नए पैदा होंगे,
कुल मिलाकर के बदलते वातावरण, बदलते माहौल और एक बदलते भारत को विकसित भारत की तरफ ले जाने की दिशा में किस तरीके से कानून मदद करेगा? देखिए, अगर पिछले 10 सालों का हिसाब किताब लिया जाए गांव के विकास का, तो ये माना जा सकता है कि गांव की अर्थव्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन आया है। जैसे अगर देखा जाए, जो गरीबी लगभग कह सकते हैं 25% हुआ करती थी, वो घटकर इस समय 5.8% पर आ गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो परिवर्तन गांव की अर्थव्यवस्था में हुए, कि जैसे किसान समृद्धि योजना है उसको लागू किया गया, साथ ही साथ ईंधन की व्यवस्था की गई। बुनियादी ज़रूरत है खाने पीने की, जो कह सकते हैं चीज़ें हैं, अगर देखा जाए तो लगातार उनकी कीमत पर नियंत्रण रखा गया। यानी जो गांव में भी महंगाई की स्थिति है उसको काबू में लाया गया। जीएसटी में सुधार किया गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो संरचनात्मक परिवर्तन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हुए, गांव की अर्थव्यवस्था अगर देखें तो मुख्यतः खेती है, लेकिन खेती को वानिकी, पशुपालन, मछली पालन और यही नहीं गैर खेती की क्रियाओं से जोड़कर देखा जाने लगा और उसका परिणाम भी अच्छा दिखा। देखा जाए तो जो निर्माण कार्य है, खास तौर पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास है, और जैसा भी आपने उल्लेख किया कि जो जल संसाधनों के संरक्षण और उनके संवर्धन की बात है, अगर जल संरक्षण गांव में होता है तो जाहिर सी बात है कि इसका लाभ आम आदमी को मिलेगा और खेती किसानी करने वाले लोगों के लिए सिंचाई सुविधाओं को सुगम बनाया जाएगा और इससे ये माना जा सकता है कि खेती की उत्पादकता बढ़ेगी। किसान को अगर पानी सुलभ होगा और गांव के लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तो एक और तो खाद्य सुरक्षा कवच जो है वो उसको मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ जो जल सुरक्षा है वो मजबूत होगा। जी बिल्कुल सर। और जहाँ तक कि मुझे याद आता है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब इस बिल को पेश किया तो उन्होंने ये भी कहा कि हम किसानों से बहुत सारी, सिर्फ मजदूरों को सिर्फ खेती के काम में या मजदूरी में नहीं जोड़ना चाहते, उनको खाद्य प्रसंस्करण से जोड़ना चाहते हैं, उनको सड़क बनाने से लेकर के तमाम कामों से जोड़ना चाहते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, जब महात्मा गांधी नरेगा जो स्कीम चल रही थी तो मूलतः क्या समस्याएं हो रही थी? क्योंकि जो केंद्र में था वो एक मजदूर को निश्चित तयशुदा कार्यक्रम के लिए रोजगार देने का था और उसका भी मकसद संभवतः वही रहा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र को मजबूती मिले। लेकिन जैसा कि गांधी जी कहते थे कि ग्रामीण जो है, जो गांव का क्षेत्र है, गांव स्वावलंबी होने चाहिए। क्या 20 सालों में हमने वो मकसद पूरा किया या नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसकी जरूरत पड़ी? देखिए सुशील जी, पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये नया कानून गांव की अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने की, पूरे आमूलचूल रूप में बदलने की एक मंशा के साथ लाया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले जो मनरेगा स्कीम लागू हुई या उसकी खामियों के चलते इसको नए कानून को लाना एक तरह से अनिवार्य हो गया था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि गांव में फौरी तौर पर वो डिमांड आधारित होता था। यानी अगर जो मजदूर है वो काम मांगता है तो उसको कह सकते हैं बहुत फौरी तौर पर जो भी क्रिया थी उसमें लगा दिया जाता था। यानी उसका उत्पादनशील प्रभाव क्या होगा, वो कितनी उत्पादक क्रिया है, ये देखा नहीं जाता था। लेकिन इसमें जो आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है इस कानून को लागू करने के बाद, वो ये है कि पहले से कार्य निर्धारित होंगे। यानी ये एक तरह से सप्लाई पर केंद्रित रोजगार गारंटी स्कीम है। मतलब ये हुआ कि काम वो करेगा, लेकिन जैसे पहले तालाब खोदा जाता था, फिर दोबारा खोदा जाता था, अब फिर भर गया तो फिर दोबारा खोदा गया, पानी आ गया तो उसकी गहराई और खोदी गई, लेकिन वस्तुतः कहीं दिखाई नहीं पड़ता था। यह बड़ी एक उदाहरण कर लें कि कच्ची मिट्टी का अगर काम हुआ कहीं पर तो बरसात हुई, मिट्टी बह गई, सड़क बनी, मिट्टी बह गई, फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। लेकिन जब भौतिक परिसंपत्तियों का टिकाऊ आधार पर सृजन होगा तो उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके अनुरक्षण के लिए भी मैं समझता हूँ एक कोशिश की जाएगी कि वो परिसंपत्तियाँ गांव में
हो, उनका एक जो कह सकते हैं उनका एक लेखा जोखा रखा जाएगा और ये लेखा जोखा सप्ताह दर सप्ताह आधार पर ज्ञापित किया जाएगा। यानी उसको जैसे एक तरह से कह सकते हैं ये जो गांव की आर्थिक क्रियाएं हैं उनके अकाउंटिंग का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। जी सर, आपने जिन पहलुओं को छुआ इस कानून के, उनको मैं थोड़ा सा और विस्तार देना चाहूँगा। जो ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है और उसके साथ में डिजिटाइजेशन की भी बात हो रही है। सारा जो है आंकड़ा वो डिजिटाइज होगा। 1 हफ्ते और 15 दिन पैसे देने की, मजदूरी देने की मियाद रखी गई। कुल मिलाकर के इससे जो अकाउंटेबिलिटी है और ट्रांसपेरेंसी है इस पूरी योजना की, वो किस लेवल पर पहुंचने जा रही है, वो किस तरीके का उसको जो है परिवर्तन आने वाला है? देखिए सुशील जी, एक धारणा ये थी कि विकेंद्रित विकास प्रणाली को आगे बढ़ाया जाए। पहले तो ये है कि धारणा थी कि सामाजिक सामर्थ्य का विकास किया जाए। सरकार इस स्कीम के माध्यम से सामाजिक सामर्थ्य का विकास करना चाहती है, यानी जो गांव के लोग हैं उनकी क्षमता को आगे बढ़ाया जाए, क्षमता वर्धन किया जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि टिकाऊ आधार पर उनकी रोजी रोटी का इंतजाम गांव में ही हो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो एक बात होती है कि मार्केटिंग का प्रश्न उठता है कि गांव में जो उत्पादन हो रहा है उसकी मार्केटिंग कैसे हो। उसके लिए जैसा मैंने उल्लेख किया कि भंडारण क्षमता को आगे बढ़ाने की बात की गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात इस स्कीम को लेकर कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी वाला जो मसला है उसमें यह है कि पंचायत स्तर पर ही ये स्कीमें बनाई जाएंगी और उनका समुचित लेखा जोखा रखा जाएगा और उसको जियो टैगिंग की जाएगी उसकी। और अगर जियो टैगिंग की जा रही है तो नेटवर्क डिजिटलाइजेशन के माध्यम से कह सकते हैं एक बेहतर अकाउंटेबिलिटी होगी और इसमें जवाबदेही तय भी होगी। जी सर, इस परिचर्चा में मैं आपसे अब अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। जो राज्यों के ऊपर 40% योजना का भार दिया गया है, इसको लेकर के बहुत विरोध भी हुआ। क्या ये जिस तरह से विरोध हो रहा है उसके बरक्स अगर आप देखें तो एक तरीके से न केवल संघवाद को मजबूत करता है, अपनी जिम्मेदारियों का भी जो 40% के अनुपात में जिम्मेदारियों का भी वितरण है और एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी को भी बढ़ाता है? देखिए, पहले वो मनरेगा का जो स्वरूप था वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। अब इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दी गई है, तो जिसमें 60-40 का रेशियो है। 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकारें लगाएंगी। अब लगातार जो खर्च किया गया अभी तक पर उसका अगर अध्ययन किया जाए तो पता ये चलता है कि लगभग अभी तक 10 लाख करोड़ रुपए के बराबर खर्चा हो चुका है। 2 लाख करोड़ रुपए यूपीए सरकार के दौरान हुआ और 8 लाख करोड़ रुपए के बराबर का खर्चा कह सकते हैं एनडीए सरकार ने किया। लेकिन उसके परिणाम क्या हैं? तो अभिप्राय ये है कि जब राज्यों के स्तर पर एक प्रकार का बोझ डालने वाली जो बात उठाई जा रही है, मैं समझता हूँ वो तार्किक नहीं है, क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत अपने आप में राज्यों का संघ है। इस प्रकार राजकोषीय संघवाद की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें विकेंद्रीकरण एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब विकेंद्रीकरण किया जा रहा है संसाधनों का तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकारें अकाउंटेबल अधिक होंगी, अधिक जवाबदेह होंगी, अधिक कह सकते हैं विवेक सम्मत तरीके से वह संसाधनों का उपयोग करेंगी और अपने संसाधनों का अगर बेहतर तरीके से उपयोग करती हैं तो मैं समझता हूँ सहकारी राजकोषीय संघवाद को इससे बल मिलेगा। तो ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अध्ययन ये बताते हैं कि 90 के दशक के आरंभ में कुल मिलाकर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी वो लगभग हुआ करती थी 267। उनकी संख्या इस वर्तमान में 50 के करीब है। यानी जो केंद्र है वो राज्यों को सपोर्ट करने की स्थिति में तो रहती है केंद्र सरकार, लेकिन राज्य सरकारें अपने संसाधनों को उगाएं, या जिसको कह सकते हैं राज्य सरकारें ऊट पटांग तरीके से अपने बजट को खर्च न करें। मैं समझता हूं कि ये जो कानून है ये हमें आउटकम बजटिंग की तरफ ले जाता है, और जब आउटकम बजटिंग को राज्य सरकारें लागू करेंगी तो इस बात का भी लेखा जोखा रखेंगी कि कितना बजट उन्होंने खर्च किया और कितना काम वस्तुतः हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, ताकि
जिस तरीके से इस कानून के आ जाने के बाद और इस योजना की जो खासियत है, ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और उस तरीके से पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। प्रोफेसर ए.पी. तिवारी, आप इस आकाशवाणी समाचार लखनऊ के विशेष पॉडकास्ट में आप शामिल हुए, आपने विस्तार से सारी बातों पर चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।